हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 और बीपीएससी 4.0 के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि टीआरई 1 में सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जरूर चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैथ्स और जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान का और रीजनिंग की अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। ये आपकी शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था टीआरई 1 में, उसका मैं मैथ्स का पेपर करा रहा हूँ। जीएस की वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सपोनेंट एंड पावर का। यहाँ पे दिया गया 3/4 पावर -6 इंटू 4/3 पावर -8 इक्वल्स टू 3/4 और पावर n। तो n की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 3/4 है और ये 4/3 है और यहाँ पे 3/4 है। तो इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, 3/4 के फॉर्म में बदलना है। तो इसको तो हम सेम लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/4 पावर -6, तो ये तो सेम रहेगा, इंटू ये जो है इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पावर, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 4 पावर के 4 पावर -8 अपॉन 3 पावर -8, क्लियर है। और इक्वल्स टू ये आपका सेम रहेगा 3/4 पावर n। अब क्या करेंगे, ये 3/4 पावर -6 इंटू, अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट करने का तो कर दूं यहाँ पे, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। अब ये देखिए ऊपर जाएगा 3 पावर 8 ऊपर जाएगा और 4 पावर 8 नीचे आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 3/4। अब मैं पावर एक साथ कर दे रहा हूँ 8, एक स्टेप छोड़ दिया, मतलब 3 पावर 8 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 पावर -8 को नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसे ओवरऑल 3/4 पावर 8 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब ये हो जाएगा 3/4 पावर n। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया। अब इनको अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a पावर m इंटू a पावर n, तो क्या होता है a पावर m प्लस n, यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3/4 दोनों में सेम है, तो आपका पावर क्या हो जाएगा -6 + 8 यानी प्लस हो जाएगा, और ये आपका ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक, पावर n। तो ये -6 + 8, तो ये हो जाएगा 3/4 पावर 2 इक्वल्स टू 3/4 और पावर n हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, या घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अब ये सब लिखना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ बस ये कैसे होता है। 3/4 पावर 2 और 3/4 पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, कंपेयर करेंगे तो n बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ना तो 2 1 पहले में 1 दिया है, 4 3 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, क्लियर है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड भी आपका एक्सपोनेंट एंड पावर से दिया था। इसमें देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पावर। देखिए अगर कोई पावर माइनस में है तो इसे हम 1/, अगर ये पावर -2 ले लेता हूँ थोड़ा दिखने में, a पावर -2 है तो इसे हम a पावर 2 लिखेंगे, प्लस में हो जाता है अगर हम इसको नीचे लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पावर -1 था, तो ये 1/4 पावर 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 है। 2 होता है तो लिखते हैं, 1 को आप दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही 1/8 हो जाएगा। पावर 1 में बोल रहा हूँ, आप शो करिए या ना शो करिए उससे बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्लियर है। और फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे ध्यान से करिएगा। अब देखिए ये 2 पावर -2 होगा, 3 पावर मतलब दोनों पे -2 आएगा, और ये 2 पावर नीचे वाला जो है अब सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर -2 अपॉन 3 पावर -2। मैंने इस दोनों का पावर करके और जो ये था इसको इंटू यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी डिवाइड है, ध्यान रखिएगा। और फिर अब ये वाला स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8, तो ये 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 3/8 और डिविजिबल बाई ये। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड था, अब इसको मैं लिख रहा हूँ या अभी रहने देता हूँ। अभी देखिए इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, अभी डिवाइड ही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 अपॉन, इसको मैं ऊपर ले गया और यहाँ पे 2 पावर 2 को नीचे ले आया, ठीक है। अभी भी डिवाइड है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 3/8, और अब देखिए डिवाइड की जगह पे इंटू करते हैं
तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल यानी चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, यानी कि अंश का हर का अंश डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 अगर है तो ये 1/2 अगर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाता है। तो ये बस एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 2/2 ऊपर जाएगा और 3/2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 2/2 क्या होता है 4 और 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ 1, यहाँ भी 1 है तो 1/3 2 जा 6। तो 1/6 आपका आंसर हो रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर ए है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपका रेशियो का क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड में आपका रेशियो का क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब फ्रैक्शन के फॉर्म में ये सारा दिया है। देखिए इनका रेशियो फ्रैक्शन में दिया है तो हम इसे प्रॉपर पहले क्या चेंज करेंगे, किसमें, रेशियो में चेंज करेंगे। तो a/b देखिए क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। देखिए रेशियो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 1/2 है, 1 यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, 1/2 और रेशियो 3/8 है। ठीक है। तो इसका देखिए दो तरीका होता है, या तो डायरेक्ट आप इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा देखिए 8 का इंटू यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अच्छा ये आपका जो कंडीशन है यहाँ तक ही लेता है ये, इसलिए थोड़ा सा मैं और नीचे लिख रहा हूँ, नहीं दिखेगा नहीं आपको। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a/b इक्वल्स टू, देखिए ये दिया गया है 1/2 रेशियो 3/8। तो इसका देखिए एक तो मेथड होता है, जैसे ये 8 हो गया, इसका इंटू यहाँ पे कर दीजिए और इसका यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाए और नीचे सेम हो जाता है। यानी कि मेन इसका मतलब मैं बता दूं, जैसे 1/2 है और रेशियो 3/8 है। क्लियर है। तो इसका अगर देखा जाए तो ये एलसीएम होता है, ये 8 यहाँ पे ले लीजिए, 8 यहाँ पे ले लीजिए, ये हो जाता है 2 4 जा 8 और रेशियो ये रहता है ये, और 8 1 जा 8, यानी कि आपका जो एग्जैक्ट रेशियो आ रहा है 8 1 जा 8, तो यहाँ सॉरी 3 है ना, तो ये 4:3 हो जाएगा, यही आता है। ठीक है। अगर आप क्रॉस इंटू करते हैं तो अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो ये आपका 4:3 हो गया। तो ऐसे सिमिलर में ये सभी मैं तीनों को ले रहा हूँ। ठीक है। तो a/b क्या आ गया 4:3, ऐसे आपका b/c क्या आ गया, तो इसका इंटू करिए, यहाँ पे इंटू होगा 9 और ये होगा 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 9/15 और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। मैंने कहा था कैंसिल भी कर लेना। फिर इसके बाद है c/d, इसका देखिए क्या होगा 5 4 जा 20 और 6 3 जा 18, और इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको मैं 6 से 20 है तो मैं इसको 2 से कैंसिल पहले कर ले रहा हूँ, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 10:9 आ रहा है। ठीक है। तीनों रेशियो मिल गया। तो आपने एक शॉर्टकट मेथड पढ़ा होगा a/b/c/d। अगर जितने रेशियो रहते हैं तो इसको लिख लेते हैं, और जो रेशियो यहाँ पे दिखाया गया है जैसे 4:3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4:3, जिसके नीचे बोला जिसकी वैल्यू है उसी के नीचे लिखेंगे। जैसे a b की है तो 4:3 a b के नीचे लिखेंगे। फिर आपका b/ क्या है 3/5, तो b कहाँ पे है और यहाँ पे b यहाँ पे है और c के नीचे 5 लिखेंगे। ठीक है। b/c हो गया। फिर ऐसे c/d है तो c/d कितना 10, तो c के नीचे लिखेंगे 10 और d के नीचे क्या लिखेंगे, क्या है 9 है, यहाँ पे 9 देख सकते हैं, तो यहाँ पे 9 रहेगा। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू फिल नहीं है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है, इसके लास्ट वाले टर्म को लिख देते हैं। ये 3 है तो यहाँ पे 3/3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए रेशियो यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे जो लास्ट में नंबर रहेगा ये इसको फिल कर देंगे, और यहाँ पे रेशियो 5 फिल कर देंगे। यहाँ पे दोनों जगह पे क्या लिखेंगे 10, क्योंकि यहाँ लास्ट वाला नंबर क्या है 10 है, तो इसको 10 यहाँ पे फिल कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे इसको इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 120 हो जाएगा 10 का इंटू होके रेशियो, फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 10 जा 90 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद है यहाँ पे 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 150, और रेशियो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 9 जा 135। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इनमें 15 के टेबल से ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15
15 8 जा 120 होता है, और ये 6 जा होता है, और ये 15 1 जा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 9 जा। ठीक है, तो आपका 8:6:10:9 यानी कि 8:6:10:9 यानी बी ऑप्शन राइट है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका पहला रेशियो क्या है 4:3 है, क्लियर है, यहाँ पे क्या है 4:3 है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4:3 किस में रेशियो बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3:4 बन रहा है, इसको कैंसिल करेंगे तो 4:3 बन रहा है, और इसको कैंसिल करेंगे तो 2:3 बन रहा है। तो सबसे 4:3 वाले में किस में मैच कर रहा है, बी ऑप्शन में, तो यही आपका राइट हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड से आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया कि सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों में और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5,600 पारिश्रमिक प्राप्त किया, यानी कि जो रुपए मिले परिश्रम के, तो उनके हक कितने कितने हैं, तो इसके बारे में बताया गया, मतलब उनको कितना कितना पार्ट मिला उन दोनों को, क्लियर है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, जैसे टोटल पार्ट कितना है, टोटल देखिए टोटल कितना हो जाएगा इनको 11 और प्लस 17 तो हो जाएगा 28। कितना इनको मिल रहा है टोटल, सॉरी इनको टोटल जो मिल रहा है, इनको टोटल मिल रहा है 28 पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सुरेश का देखते हैं, सुरेश को कितना मिलेगा, टोटल प्राइस पता है इन्हें 5,600 है, तो सुरेश का पार्ट कितना है, सुरेश का 11 है, तो इसको लिखेंगे 11 मतलब सुरेश का पार्ट अपन टोटल 28 और इंटू 5600, तो ये 18 2 जा होता है 56, तो ये हो गया 200 और ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 2,200 रुपीज़ सुरेश का हो गया। फिर उसके बाद शशि का देखेंगे, शशि का पार्ट कितना है 17 है, तो 17 अपॉन टोटल इंटू 5600, तो 18 यहाँ पे 28 फिर आ रहा है, तो 28 2 जा तो 200 फिर आ रहा है, और 17 2 जा 34 हो जाएगा 3400 रुपीज़। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा देखिए किस में मैच कर रहा है 3400 और ये आया था 2200, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, तो 160 180 150 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि ए का जो वजन है बी के वजन का 25% है, तो बी के वजन का 25% यानी कि 25/100 और सी के वजन का 40% है, यानी कि सी इंटू 40/100। तीनों एक ही कंडीशन में दिए गए हैं इक्वल में, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 24 4 जा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो यानी कि हमारा a इक्वल्स टू आ रहा है 3/b/4 और इक्वल्स टू 2/5c, क्लियर है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, अब इनको हम पहले रेशियो इनका इक्वल कर लेंगे। तो रेशियो अगर हम इक्वल करेंगे, देखिए रेशियो कैसे इक्वल करते हैं, पहले दो को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a/b क्या आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, और b/c क्या होगा, b/c करेंगे तो ये c इसके नीचे, देखिए तीनों वैल्यू बराबर है इसलिए मैं ले रहा हूँ ये। अगर हम b/c करेंगे तो ये 4 2 जा 8 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 8/5 8/5 हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए अब b की वैल्यू दोनों में सेम नहीं है, तो पहले दोनों की सेम बनाइए तभी रेशियो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू सेम कैसे बनाएंगे, वैसे फिर आगे बोल रहा है कि c के वजन का कितना प्रतिशत b के वजन के बराबर है, ठीक है। तो पहले इसका रेशियो बना लेते हैं।
या फिर हम डायरेक्ट अगर लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बना पहले रेशियो बना के देता, क्योंकि देखिए b की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a अपॉन b, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 2/8 और b/c इक्वल्स टू 8/5। अब देखिए b की वैल्यू सेम हो गई, तो अब आपका a/b/c क्या हो जाएगा 2/8/5। अब आपका क्लियर है, क्लियर है। अब आगे देखिए, माना c का x% है किसका वजन b के, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, माना c का x% जो है b के बराबर है, तो x% यानी कि x अगर देखा जाए तो c का मान कितना है 5 है, यहाँ पे देखिए c का मान कितना है 5 है, यही बोला गया था c का वजन का कितना प्रतिशत, तो c का वजन 5 है, तो इसका x% वो कितना है b है, तो b का मान कितना है 8 है, ठीक, क्लियर है। और फिर इसके बाद x% का मतलब x/100 और इंटू 5 है यहाँ पे और इक्वल्स टू 8 है, और यहाँ 5 2 10 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 8 2 16 160%। तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एक गोला है, मतलब एक सर्कल है, गोला जिसे सर्कल नहीं बोलते, इसे स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। एक गोला है, इसको पिघलाया जाता है, पिघला करके एक ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में अनुप्रस्थ का काट के लंबे तार में खींचा जाता है, यानी कि तार कैसा होता है सिलेंडर फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए गोले के व्यास दिया है, यानी कि टोटल लेंथ 6 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है, यदि तार की लंबाई यानी कि ये टोटल 36 सेंटीमीटर दी गई है, तो पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी इसकी रेडियस पूछ रहा है, ठीक है, यानी ये आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए दोनों का वॉल्यूम क्या होता है इक्वल हो जाता है, तो ये हो जाएगा इस मतलब गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, और सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। याद रखिएगा दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो इसको मैं r1 ले रहा हूँ, इसको r2 ले रहा हूँ, क्लियर है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा क्योंकि दोनों की अलग अलग रेडियस है। यहाँ पे ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 4/3 इंटू आर की वैल्यू दी गई है कितनी है 3 है, इसकी रेडियस कितनी है 3 है, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा, और इक्वल्स टू r2 स्क्वायर और इंटू एच कितना है 36 है। तो देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 3 9 जा 27, और इस 9 से मैं इसको काट दे रहा हूँ, 9 4 जा 36, और ये 4 और ये 4 दोनों इक्वल्स टू में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो r2 स्क्वायर बराबर कितना कैंसिल हो के आ रहा है 1, तो r2 बराबर हो जाएगा √1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा 1 सेंटीमीटर नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो उसके वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः होंगी। तो देखिए एक सर्कल है जैसे इस तरीके से, और इसी के अंदर एक और टच कर रहा है, क्लियर है। तो इसका सेंटर ये मान लेते हैं और इसका बड़े वाले का यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ ऐसा, क्लियर है। तो इसमें बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर ले लेता हूँ मैं, और इस छोटे वाले की रेडियस कितना ले लेता हूँ स्मॉल आर, क्लियर है। अब इसमें बोल रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का रेडियस प्लस छोटे वाले की रेडियस बराबर दिया गया है 116 पाई, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा क्या, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 116 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आपका इक्वेशन क्या बचा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
बराबर 116। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। क्लियर है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि कैपिटल आर है, केंद्रों एक सेंटर ये ओ ले लेते हैं और इसको ओ डैश ले लेते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। यानी कि आपका कैपिटल आर है पूरा और उसमें से ये वाला माइनस करोगे तो इनके बीच का अंतर ही तो पता चलेगा। यानी कि भाई ये रेडियस होगा, अगर ऐसे देखा जाए तो स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर अगर हम डिफरेंस करेंगे तो इनकी सेंटर का रेशियो ही तो पता चलेगा। तो डिफरेंस ये आर माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समझ रहे हो कि नहीं आप? यहाँ पे ये कैपिटल आर है और ये छोटा स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर में से छोटे स्मॉल आर को माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस ही पता चलता है, तो ये 6 है। तो यहाँ से हम कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस आर, और यही ये इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे और ये आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। इसको जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 प्लस आर का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर और इक्वल्स टू 116। अब इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 36 मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 टू जा 12 आर और बराबर प्लस आर भी है प्लस आर स्क्वायर और इक्वल्स टू 116। तो इसको हम पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा 36 प्लस 2r स्क्वायर और प्लस 12r इक्वल्स टू 116। और यहाँ से क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो ये जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 12r और ये हो जाएगा प्लस 36 और ये 116 अंदर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 80। ठीक है, बचेगा 80। तो ये आपका इक्वेशन बन जा रहा है और 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 6 आर और माइनस 2 4 40 बन रहा है। क्लियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे ले ले रहा हूँ मैं अभी, या यहाँ पे छोटा सा सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बच्चा है क्या? आर स्क्वायर और प्लस 6r माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम फैक्टर लेंगे 10 और 4 का, तो आर स्क्वायर प्लस 10r और माइनस 4r और माइनस 40 इक्वल्स टू 0। आर कॉमन ले लेंगे तो r प्लस 10 और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो r प्लस 10। तो r बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 10 और r बराबर एक आएगा 4, एक r बराबर 4 आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि वृत्तों की त्रिज्याएं पूछा है कि अगर ये 4 है, स्मॉल r है यानी कि स्मॉल r 4 है तो कैपिटल R कितना होगा? 6 प्लस r है, तो 6 यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यानी आपका जो राइट आंसर होगा 10 और 4, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इतना छोटे क्वेश्चन नहीं है। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर। एट नंबर में भी इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक टाइप का ही इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की स्पीड किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर पर घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे माना तेज गाड़ी जो ट्रेन है की चाल x किलोमीटर पर आवर और जो धीमी चल रही है, धीमी वाली ट्रेन की जो चाल है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये कितना है? 10 किलोमीटर घंटा कम है, यानी कि x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि अब तेज वाले के लिए जो टाइम लग रहा है, तेज चलने वाली गाड़ी का समय, उसको मैं t1 ले रहा हूँ। तेज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तेज चलने वाली, ये पूरा मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। तेज चलने वाली गाड़ी की जो टाइम लगेगा, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है?
डिस्टेंस टोटल दिया गया है 600, तो ये हो जाएगा 600/x। फिर ऐसे t2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 600 अपॉन इसका स्पीड कितनी है x - 10। ठीक, अब टोटल टाइम अगर हम लेंगे तो देखिए क्या बन रहा है। टोटल टाइम के लिए बोला गया है कि जो तेज वाली गाड़ी है 600/x, ये जो है जो धीमी गति से चल रही है 600/x - 10, और ये कह रहा है कि 3 घंटे कम लेती है, तो -3 हो जाएगा। अब इसको मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ, ये हो जाएगा 600/x - 10, और इसको मैं इधर राइट में ला रहा हूँ 600/x, और जो ये -3 है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने से पहले ये 600 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये बचेगा x - x + 10 हो जाएगा अपॉन x × x - 10। तो ये x कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं नीचे की तरफ थोड़ा ले रहा हूँ स्पेस। तो ये जो इक्वेशन बनेगा पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका 3 2 × 3 1 × 3 3 2 × 200 आ गया। अब देखिए हाँ, अब ये आ गया 200 और इंटू यहाँ पे 10 है तो ये 10 का इंटू हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा x - 10 और इक्वल्स टू 1 बचा। अब इसका इंटू तो इधर हो जाएगा x² - 10x और इक्वल्स टू 2000, ठीक, बराबर 0। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x² - 10x और -2000। तो इसका जो फैक्टर बनाएंगे तो ये 50 और 40 का बनेगा, x² - 50x + 40x और -2000 बराबर 0। तो x - 50 हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 50 और +40 कॉमन लेंगे तो x - 50। तो यानी कि x बराबर 40 आ रहा है और x बराबर -40 आएगा और x बराबर 50। क्लियर है। और इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 और 40, तो इसमें 40 और 50 तो 40 50 यही दोनों आ जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव ले लेंगे x बराबर 50 तो आपका राइट आंसर ए ही आ जाएगा। दूसरे में वैल्यू रखेंगे, जैसे x बराबर एक तो आ गया 50 प्लस आ रहा है, ठीक है, और अगला कितना है x - 10 था तो ये 50 - 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस कम बच रहा है, इसका मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ। इसको अगर सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन के लिए, मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन जो है 9 नंबर 9 का ये है जो है 9 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूँगा अगर किसी को डाउट होगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10 में देखिए क्या दिया है, 10 में दिया गया एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर दिया गया है कि इसमें देखिए अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि 5 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज ये कितना है 50% है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10%। क्लियर है। और रेट आपका यानी कि जो रेट होगी वो हो जाएगी 10%, और फिर इसके बाद आपका जो पी दिया गया है वो 12,000 दिया गया है, और इसके साथ साथ जो टाइम दिया गया है
3 ईयर का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे जब हम ए निकालेंगे अमाउंट, हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पर एन। तो ये हो जाएगा 12,000, यहाँ पे 12,000 है, और 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 100 पर एन। तो 12,000, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 11 हो जाएगा, ये 10 1 10 11 अपॉन 10 पर, और टाइम यहाँ पे 3 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। तो ये 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक, तो इसको अगर हम इंटू करेंगे तो ये आ रहा है टोटल 15972। ठीक, और ये आपका अमाउंट आ गया। तो SCI क्या होता है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस पी। तो अमाउंट आपका ये आया है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 3972 रुपीज़। तो यहाँ तक मैंने करा दिए हैं। इसके बाद 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और है, ये आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं ऐड कर दूंगा या इसके अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37 1/2% छात्राएं थी, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62 1/2% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई। तो असफल छात्रों की संख्या थी। तो देखिए मैं इस पूरे क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराया है, तो मैं कभी भी इन 2 क्वेश्चन की प्रॉपर वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसके लिए स्पेस हो प्रॉपर, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन इससे पहले अलजेब्रा का मैंने डिस्कस किया था, उसको भी मैंने नहीं कराया, लेकिन आपको अलग से इन दोनों क्वेश्चनों की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप कॉमेंट करेंगे तो, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे इतने स्पेस में ये आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर बी हो जाएगा 380। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको अलग से दोनों क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। -2/3 और 1/2 के बीच 2 संभव परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर की बात की जा रही है। तो ये इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इसको भी डिवाइड कर लीजिएगा, तो इनके बीच का जो नंबर आएंगे, ठीक है, डिवाइड करने पे इनको जैसे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको डिवाइड करके। जैसे ये ये आपका हो गया 2/3 और 1/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5, और यहाँ पे 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 लेंगे, तो 3 6 या 18 6 से आएगा, तो 0.66 करके आ रहा है, 0.66 इनके बीच, और ये भी निगेटिव में है वो भी। ठीक है, निगेटिव में और इसके बीच अगर कोई भी नंबर आ रहे हैं तो वही दोनों नंबर क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे इनके बीच की। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, देखिए -2/6 और 2/6, तो 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा, ये 3 3 9 करेंगे और यहाँ पे -0.33, तो देखिए ये दोनों नंबर इसके अंदर है और ये 0.33 इसके अंदर है, तो ये दोनों नंबर इनके अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपका एज से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिता की आयु x ले लेते हैं, मान लेते हैं फादर की एज कितनी है, फादर की मान लेते हैं x है, और उसके पुत्र की यानी सन की मान लेता हूँ मैं y है। ठीक, तो बोला गया क्वेश्चन में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी कि फादर की एज यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, तो फादर की एज कितनी है x बराबर 5y, ये s है यानी कि सन की बात की जा रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ। ये हो गया पिता की, ये
पुत्र की बात हो रही है। क्लियर है? तो ये पहला इक्वेशन ले लीजिए। दूसरे इक्वेशन में बोला है कि 15 वर्षों बाद, तो 15 अगर मैं लिखूं 15 वर्ष बाद जो पिता की एज होगी, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। पिता की एज क्या हो जाएगी x+15 और पुत्र की एज क्या हो जाएगी y+15। ठीक है। फिर अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो पिता की उम्र कितनी है x+15, 15 वर्ष बाद दो गुनी हो जा रही है, तो ये हो जाएगा y+15। ठीक, ये ये 15 है, थोड़ा सा यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा y+15। क्लियर है? और इसको पूरा x+15 इक्वल्स टू हो जाएगा 2y+30। तो यहाँ से x - 2y और इक्वल्स टू ये 30, 15 को राइट में ले जाएंगे तो ये बचेगा 15 ही बचेगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए। x की वैल्यू उठा करके आपको इक्वेशन में रख देना है। तो x बराबर क्या है यहाँ पे 5y है, तो यहाँ आ जाएगा x की जगह पे, इस x की जगह पे क्या हो जाएगा 5y और -2y इक्वल्स टू 15। तो 5 में से 2 निकालेंगे 3y इक्वल्स टू 15। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, 3 5 = 15, y 5 आ गया। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या है 5y है, तो x बराबर 5 इंटू सॉरी यहाँ पे 3 5, हाँ 5 ही तो है, तो यहाँ पे 5 5 = 25। तो ये हो जाएगा पिता की जो एज होगी 25 वर्ष और पुत्र की कितनी होगी 5 वर्ष। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया पिता की उम्र क्या होगी, तो ये आपका 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि नींबू 1 रुपए में नींबू नहीं है, नीलू है यहाँ पे। नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है। ठीक है, एक्चुअली नींबू भी था यहाँ से, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन सा हो रहा था। नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 नींबू का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 1 रुपए है। ठीक, तो एक नींबू का कितना हो जाएगा 0.5। ठीक, आप रुपीज में लिख लीजिए या किसी वैसे 0.5 यानी कि 50 पैसे की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फिर जो सेल करती है तो 5 नींबू की प्राइस दी गई है। 5 नींबू की प्राइस कितना है, यहाँ पे विक्रय लिख लेना, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी की बात हो रही है, सेल प्राइस बेचती है, तो ये बेचती है 5 रुपए में। ठीक, नहीं यहाँ पे दिया गया 3 रुपए में, सॉरी 5 नींबू हैं, 5 नींबू हैं 3 रुपए में बेचा जा रहा है। यहाँ पे आपका रहेगा, ये हो जाएगा 3 रुपीज़। तो एक का अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, तो यानी कि 0.6 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक, तो आपका अब यहाँ पे क्या क्या मिल गया, देखिए एसपी मिल गया, एसपी कितना है 0.6, सीपी कितना है 0.5। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला गया, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट को ही बोलते हैं ना, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। तो एसपी कितना है 0.6 माइनस 0.5 अपॉन 0.5 इंटू 100। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.5 इंटू 100। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20%। आपका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे बता दूँ, एसपी जो है आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, हिंदी में विक्रय मूल्य।
और Cp जो होता है ये होता है आपका क्रय मूल्य। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जो SP लिया है मैंने, ये प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, जो कितने का लाभ हुआ, और ये लाभ प्रतिशत। ठीक है, फार्मूला अगर देखेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर ये होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ को क्या लिख सकते हैं, विक्रय माइनस क्रय, वही ये फार्मूला बना दिया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। इसमें क्या दिया गया है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं निकालूं यहाँ पे ये सेट में, जब आप सेट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे फार्मूला होता है, या कॉमन सेंस से वेन डायग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो NH बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल मार्क्स कितने हैं 500, तो 500 का 50.8%। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका 254। ठीक, जो कि इतने लोग क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश कितने लोग NE इंग्लिश लेते हैं, वो है 64.2 इंटू सॉरी यहाँ पे 500 लेना था, 500 का लेना है ना ये। तो ये 500 का कितना परसेंट है, इंग्लिश वाले हैं 64.2%, यानी कि 100 हो जाएगा। ये फिर जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको इंटू करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 321। क्लियर है। अब देखिए, अब इसका एक फॉर्मूला होता है NH यूनियन E, या सिंपल सा एक और होता है पॉइंट, इन दोनों को प्लस करके देखिए वेन डायग्राम से अगर करेंगे तो वेन डायग्राम में देखिए टोटल कितने हैं 500 हैं, और हिंदी का मान लेते हैं ये है, इंग्लिश का ये है। ठीक है, तो हिंदी में कितने हैं 254 है और इंग्लिश का कितने हैं 321, तो इनको प्लस कर लीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, और इतने में से 500 निकाल लीजिए। ये दोनों प्लस करके 500 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 75, और 75 ऐसे लोग होंगे जिनमें दोनों लोग कॉमन वाला चीज़ लिए होंगे। ठीक है, और यह फार्मूला है एक, ये भी बता दे रहा हूँ, ये होता है NH यूनियन, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा और नीचे लिख रहा हूँ फार्मूला, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे है NH यूनियन E, हिंदी इंग्लिश की बात हो रही है, तो ये होता है NH और प्लस NE और माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो इसका मतलब होता है ये NH, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स हो गए, और ये जो आपका टोटल है ये है, और जो कॉमन है दोनों में ये आपका है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे रख देना 254, यहाँ पे रख देना 321 और यहाँ पे रख देना 500, फिर माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर यही आगे जाएगा 75। क्लियर है। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और हैवी क्वेश्चन है, इन सबको देखते हुए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। ठीक, यहाँ पे एक एक्सपोनेंट पावर का फिर से क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि बेस देखिए सबका सेम है, तो ये एक्स पावर क्या हो जाएगा AB माइनस AC प्लस, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इंटू भी कर दे रहा हूँ, ये हो गया AB माइनस AC और यहाँ पे BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। ठीक, ये BC प्लस माइनस AC और AC प्लस माइनस और AB और ये कैंसिल, तो x पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थे पूरा BPSC TRE 1 के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सोल्यूशन है मैथ्स का। लगभग 1-2 क्वेश्चन और रीजनिंग में है, तो जब रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, तो कम से कम अभी 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और होंगे, जो कि थोड़ा कम ज़्यादा भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। 20-20 का पैटर्न रहता है, लगभग 20 रीजनिंग के 20 मैथ्स के। लेकिन ये पहले का पैटर्न था, अब जो अब नया पैटर्न है उसको मैं जब
अभी इस बीपीएससी 2.0 का जब पेपर बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ये पूरा पेपर जो टीआरई 1 में जो 2 शिफ्ट में हुए थे, एक मेल का एक फीमेल का, दोनों का शिफ्ट का जो शिफ्ट 1 में हुआ था उसकी पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैथ्स की ये वीडियो है ही, उसके साथ आपकी जीएस की जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में सेकंड शिफ्ट की मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।